हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग क्लॉज 8 ऑफ ISO 9001 2015 एंड लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है ये ISO 9001 2015 का, तो इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसको समझने से इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाती है एंड दिस इज द कोर ऑफ ISO 9001 2015, है ना, विच इज ऑपरेशन। क्लॉज नंबर 8 जो है ऑपरेशन। नाउ 8 के अंदर जो पहला जो सब क्लॉज है वो है ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। आप जो QMS की ऑपरेशन करेंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी जो ऑपरेशन करेंगे उसकी प्लानिंग एंड कंट्रोल कैसे होनी चाहिए, दैट इज द कोर, है ना। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेसेस जो आइडेंटिफाई किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एक्टिविटीज है, फंक्शन है, हमने डिस्कस किया फंक्शन और एक्टिविटीज को जो है प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, एक प्रोसेस के रूप में जो है हमें उसको देखना है। तो उसको एज अ प्रोसेस जब इम्प्लीमेंट करेंगे उसका कंट्रोल, उसका नियंत्रण भी जो है होना चाहिए, वो कैसे किया जाए। तो प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना विद द ऑब्जेक्ट कि हमें जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करना है, जो प्रोवाइड करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या पूरा हो पा रहा है या नहीं। इस मकसद के साथ आप जो है प्रोसेस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटर करेंगे। अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो एक्शंस और रिक्वायरमेंट जो हमने नोटिफाई किया था, हमने जो क्लॉज 6 में जो डिस्कस किया था, वो ध्यान में रखना। तो प्लानिंग और कंट्रोल करने के दौरान क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? हमें ये डिटरमाइन करना है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर हम कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन या कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हैं, तो इनके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये पहले क्लियरली करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के बाद, डिटरमाइन करके डिफाइन करने के बाद, तो नेक्स्ट चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए, हमें क्राइटेरिया सेट करनी पड़ेगी। अगर एक प्रोसेस है तो प्रोसेस को डिफाइन करने का क्राइटेरिया सेटअप करना पड़ेगा एंड प्रोसेस से निकलने वाली जो प्रोडक्ट या सर्विस है ना, प्रोसेस से निकलने वाली प्रोडक्ट या सर्विस है, तो वो अगर हमें एक्सेप्टेबल लिमिट डिफाइन करना है, मान लीजिए कि एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया, उस प्रोसेस से एक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, मान लीजिए शू ही ले लेते हैं, शू बन के निकल के आ रहा है, तो उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। एक जूता बन के आया, वो जूता जो है सही तरीके से बन के आया, आप क्या उसको, उसकी क्वालिटी को, उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देयर शुड बी ए डिस्टिंक्शन, किसके बेसिस में आप एक्सेप्ट करें। बन के निकल के आ गया, सही बना या नहीं बना, नहीं बना तो रिजेक्ट, सही बना तो एक्सेप्ट। तो किसके बेसिस में एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें, ये हमें डिसाइड करना। And then determining the resources needed to achieve conformity to the product and service. हमने डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, उसका क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। अभी आप ये भी तय करिए कि क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, यानी कि क्या क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, मैन पावर, मटीरियल, मनी, एनर्जी, मशीन, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिससे कि प्रोडक्ट जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाली क्वालिटी में जाएगी। अगर हमें चाहते हैं कि 100 एक घंटे में 100 जूते बन के निकल रहे हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि 100 के 100 जूते जो हैं एक्सेप्ट हो जाए, है ना, तो हमने क्राइटेरिया सेट किया। तो अगर हमें 100 के 100 जूते जो बन रहे हैं वो एक्सेप्ट होनी चाहिए,
तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको क्लियरली जो है डिटरमाइन कर लें, डिफाइन। ठीक है, ये सब डिटरमाइन करने के बाद अब आप जो है कंट्रोल को जो है इम्प्लीमेंट करिए। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस को अपने हाथ में काबू में रखना है, कंट्रोल करना है, तो कहाँ कहाँ से कंट्रोल करें, ये चीज़ बहुत क्लियरली डिफाइन करें और उसी के आधार पे जो है क्राइटेरिया सेट करें। क्राइटेरिया के आधार पे जो है कंट्रोल को सेट करिए। भाई भाई जूते बन के निकल रहे हैं, जूते का जो है सोल का जो है चौड़ाई मान लीजिए, सोल का चौड़ाई, सोल का लंबाई, ठीक है, वो प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बन के आ रहा है, हमें जो है 6 इंच की लंबाई चाहिए, 2.5 इंच की जो है चौड़ाई चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट को जो है पूरी तरह बन के आना चाहिए, बनने के लिए मशीन चाहिए। चलो मशीन तय कर लिया, मशीन में एक क्राइटेरिया सेट करिए कि जो भी सोल उससे बन के निकलेगा उसकी 6 इंच की जो है लंबाई होगी और 2.5 इंच की चौड़ाई होगी। ये जो कंट्रोल है कहाँ पे सेट होनी चाहिए, कैसे सेट होनी चाहिए, वो डिटरमाइन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। ये सब करने के बाद जो कुछ आपने जो है अभी तय किया है, डिटरमाइन किया है, उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पूरा का पूरा ISO 9000 जो है कागजी कार्रवाई भी चलती है। तो यू हैव टू हैव डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन हर चीज़ का, आपने अगर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिटरमिन, ये प्रोडक्ट देंगे, ये सर्विस ऑफर करेंगे, ठीक है, ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ये है, सर्विस का रिक्वायरमेंट ये है। प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, जूता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट, जूता बनने के लिए हमें ये चाहिए, वो भी लिखा होना चाहिए। उसकी कंट्रोल कैसे करेंगे, सोल की कंट्रोल, हमें ये रिक्वायरमेंट है 6 इंच की लंबाई, 2.5 इंच की चौड़ाई, तो वो डिफाइन करिए। और वो कंट्रोल कैसे करेंगे, मशीन के माध्यम से, ये भी डिफाइन करिए। ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रोसेस जो है बिल्कुल आपके काबू में होती है और जब आपको चेंजेस कुछ करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, ये डॉक्यूमेंटेशन जो है बहुत मददगार साबित। इसके अलावा क्या आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो बन के निकल रहा है रिक्वायरमेंट के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आप जो है वेरीफाई करना चाहेंगे, तो हमें वो डॉक्यूमेंट से क्लियरली आइडिया मिलेगा। तो पहला जो क्लॉज है ऑपरेशन का 8 का, वो है ऑपरेशन प्लानिंग एंड। दूसरे पे जाते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्लानिंग एंड कंट्रोल हो गया। अब आप डिफाइन करेंगे कोई जो प्रोडक्ट लेने, जो सर्विस लेने, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, इसको क्लियरली डिफाइन करना। ये डेफिनेशन कैसे बनेगा, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने बोला ये डिफाइन करने वाला कौन होता है, कंज्यूमर होता है, यानी कि ग्राहक। ग्राहक ही डिफाइन करेगा कि प्रोडक्ट में ग्राहक को क्या चाहिए। ग्राहक की रिक्वायरमेंट के आधार पर आप अपने कंपनी में जो डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने के लिए कस्टमर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कस्टमर को आप कम्युनिकेट करिए। क्या कम्युनिकेट करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट और सर्विसेज आप जो कंपनी ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी। उसके बाद अगर कंज्यूमर से कोई इंक्वायरी आ रही है, ठीक है, या किसी भी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंज्यूमर की तरफ से आ रही है, आपके बायर से आ रही है, आपसे जो खरीदार है उससे आ रही है, यानी कि इंक्वायरी आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, ये सब जो है क्लियरली कम्युनिकेटेड। ये कम्युनिकेशन है। देखिए, कंज्यूमर आपको जो रिक्वायरमेंट रख रहा है, वो कंज्यूमर वो ऑर्डर के थ्रू रख रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रख रहा है। वो कहेगा कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, 6 महीने जो है आप लगातार हमें जो है इस क्वालिटी के जो है जूते प्रोवाइड करें।
तो वो रिक्वायरमेंट हो गया। इंक्वायरी भी आती है, इंक्वायरी आना एक तरीके से इंफॉर्मेशन होता है। अगर मान लीजिए 10 लोग, 10 ग्राहक जो है आपसे जूता पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं, मोटे हील का, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राहक को उस टाइप ऑफ जूते की जो है रिक्वायरमेंट है। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि ग्राहक हैं जो ऐसे टाइप ऑफ जूता जो है लेना चाह रहे हैं। तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग, अपनी प्रोडक्ट को जो है उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड के हिसाब से आप प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, कस्टमर से फीडबैक। देखिए ये मैं बताता हूँ, इंडिया में ज़्यादातर 80 से 90, मैं तो कहूँगा 95% कंपनी जो है ये काम करती ही नहीं। कस्टमर फीडबैक लेती नहीं है। कस्टमर फीडबैक सब जो है फर्जी होता है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, हमने जो है अपनी गाड़ी की जो है सर्विसिंग करा, जिनके पास 4 व्हीलर हैं उनको जो है ज़्यादा इसका जानकारी होगी। ये 2 व्हीलर वालों के पास भी हो सकता है आती हो। 2 व्हीलर आजकल मैं चलाता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तो सर्विस गाड़ी जो है सर्विस करने दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है। आपने प्रोडक्ट तो 2 व्हीलर खरीद लिया, अब उसकी सर्विस हो रही है। सर्विस होने के बाद फ़ोन आता है, सर सर्विसिंग कैसा हुआ, आप कितना रेटिंग देना चाहेंगे, ठीक है। और रेटिंग देने से पहले जो है एक और कॉल आ जाता है, तो कहते हैं कि सर रेटिंग जो है हमेशा जो है सर अच्छा रेटिंग देना। भाई ये कस्टमर फीडबैक थोड़ी ना होता है। अगर पहले से ही आपको बता दिया जाए कि सर अच्छी रेटिंग देना, सर गलत फीडबैक मत देना, मेरी मन की जो सोच, मेरी जो आइडिया, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो रियल फीडबैक है, मैं अगर वो दूंगा तभी तो कंपनी जो है उस पर एक्शन करके बेहतर इम्प्रूव कर सकती है। पहले से ही बोल दिया जाए कि सर अच्छा फीडबैक दीजिएगा, 10 में से सर 8 से कम मत दीजिएगा, क्या फीडबैक है। तो कस्टमर का अगर फीडबैक नहीं आया, कस्टमर की कंप्लेंट्स को अगर रजिस्टर नहीं किया, तो कंपनी कभी भी कतई ही जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकती। वो कस्टमर फीडबैक जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वही क्वालिटी को जो है तय करेगा। हैंडलिंग और कंट्रोलिंग कस्टमर प्रॉपर्टी, आप यही आती है। दोबारा मान लीजिए गाड़ी ले लिया, खरीद लिया, गाड़ी आपने खरीद लिया, खरीदने के बाद अभी वो आपकी है, कंपनी का नहीं है। आपने पैसे दे के खरीद लिया, वो आपकी प्रॉपर्टी है। जब वो सर्विस के लिए जाती है तो आपकी गाड़ी को सर्विस वाला कैसे हैंडल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे जो है कंज्यूमर की फीडबैक जो है कैसे बनती है, ये भी आइडिया लगता है। एस्टैब्लिशिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर कंटिजेंसी एक्शन व्हेन रिलेवेंट। स्पेसिफिक, अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस गड़बड़ वाले सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कंज्यूमर को क्या इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, या कंज्यूमर को, कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो है कस्टमर की तरफ से ही आता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर आपको बेहतर करना है, तो कंज्यूमर या कस्टमर से आने वाली इंफॉर्मेशन को सही तरीके से रजिस्टर करके उसको प्रोसेस करेंगे, उस पर आप जो है एक्शन करने लगेंगे, तो आपकी कंपनी जो है कोसों मील दूर चली जाएगी। आपके कोई भी कंपटीटर जो है इर्द गिर्द नहीं आता, ठीक है। कम्युनिकेट कर लिया, आप कम्युनिकेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, कस्टमर से इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको जो है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर यह तय करना है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। ये 8.2.2 है, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट
और प्रोडक्ट एंड सर्विस में पहले कंज्यूमर कम्युनिकेशन बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं डिटरमाइनिंग, यानी कि तय करना कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. So when determining the requirements for the products and service to be offered to customers, the organization shall ensure, जब आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के माध्यम से डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं किसके आधार, एनी एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं. ये सरकार द्वारा बनाया गया रिक्वायरमेंट है. गाड़ी का ही उदाहरण लेके चलते हैं. आजकल जितनी भी ऑटोमोबाइल होती है, प्रोडक्ट है मार्केट में उतार रहे हैं. गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया है कि आज के डेट में जो गाड़ी निकलेगी, है ना, जो सड़कों में आएगी, शोरूम से बाहर निकलेगी, वो BS6 यानी कि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल होना चाहिए. उसकी इंजन की मेकअप जो है पॉल्यूशन फ्री, BS6 एक ग्रेड होता है, उस दर्जे के नीचे की गाड़ी जो है मार्केट में नहीं उतर सकता. ये गवर्नमेंट के नियम है. तो गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से ही गाड़ी जो है बननी चाहिए. एक और नियम बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, वो ये नियम बनाया हुआ है कि कोई भी 4 व्हीलर जो है अगर सड़क में उतर रही है, ठीक है, मार्केट में आ रही है, तो हर गाड़ी में जो है सीट बेल्ट होना जरूरी है, मैंडेटरी है. बिना सीट बेल्ट के आज के डेट में 4 व्हीलर आप देख ही नहीं सकते. ये गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो ये रिक्वायरमेंट सरकार की है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा. जब रिक्वायरमेंट को आप डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस की, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को सबसे पहले ध्यान में रखिएगा. इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए लागू है. गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट फूड के मामले में क्या है, अगर आप मार्केट में कोई फूड प्रोडक्ट बिना लाइसेंस के, फसाई के लाइसेंस के आप मार्केट में फूड प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते. गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है तो लाइसेंस चाहिए आपको. लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस के लिए जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करना. सिंपल चीज़ें हैं. तो ये गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना. इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में जो है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स डिफाइन कर रही है, उसको भी ध्यान में रखें. भाई गवर्नमेंट तो कुछ कहती है कि सीट बेल्ट होना चाहिए, है ना, कहती है कि BS6 होना चाहिए, फसाई लाइसेंस होना चाहिए, वो तो ठीक है, वो तो आपको करना ही करना है. whether you like it or not, you have to do it. बट आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन बाकी कंपनी से कंपटीशन में यू शुड बी बेटर. उनके मुकाबले आपकी प्रोडक्ट और सर्विस बेहतर होनी चाहिए. तो आप अपने आप में जो है कुछ स्टैंडर्ड्स जो है तय करते हैं कि उसके बिना जो है प्रोडक्ट और सर्विस हम मार्केट में नहीं उतारें. वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपको मार्केट में एक पहचान दिलाएगी. ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है. देन इट सेज द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द क्लेम्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ. आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते में ये जरूर ध्यान रखिए ना कि झूठ मूठ की जो है क्लेम्स मत. अगर आपने लिखा है फूड के लेके चलते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ 3 महीने की है, तो ये इंश्योर करिएगा कि शेल्फ लाइफ 3 महीने का ही हो. अगर आपने ढंग से स्टडी नहीं किया, बिना स्टडी किए आप जो है ये समझ रहे हैं कि कस्टमर डिमांड रख रहा है कि 3 महीने की शेल्फ लाइफ होनी चाहिए, तो लिख दो भैया इसमें 3 महीने की शेल्फ. गड़बड़ हो जाएगी फिर. अगर आप श्योर नहीं हैं वो 3 महीने की शेल्फ लाइफ है तो ना लिखें. या तो उस प्रोडक्ट की लाइफ को बेहतर करिए या फिर आप ना लिखें. बेटर तो यही होगा, ठीक है. तो आप जब रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको डिटरमाइन, ठीक है. 8.2.3 आती है रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस. जो आपने डिफाइन किया है
कि ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये हमें पूरा करना है, गवर्नमेंट ये कहता है ये हमें पूरा करना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की जो है एक स्टैंडर्ड है, तो वो एज ए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट जाएगा। ठीक है। और हम जो रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रहे हैं, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, वो कस्टमर के क्लेम्स के लिए, मतलब कस्टमर पलट के हमसे ये ना पूछे कि क्या लग दिया आपने, तो उसको ध्यान में रखते हुए करना है। ये सब हम बना रहे हैं, तो इनको टाइम टू टाइम रिव्यू भी करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने जो है रिक्वायरमेंट डिफाइन कर दिया तो मतलब बीसों साल चलती रहेगी, ऐसा नहीं। इसको टाइम टू टाइम डिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब हम मोबाइल का जो है एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है। मोबाइल के डेट में, आज की डेट में कस्टमर की डिमांड जो है भाई क्या कहते हैं, डुअल सिम होना चाहिए, इसकी जो है टच स्क्रीन होना चाहिए, इसमें जो है इतने मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए फ्रंट और बैक में। ये आज की डेट की डिमांड है। एक साल बाद ये डिमांड बदल जाएगी, तो रिक्वायरमेंट भी बदलेगी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी बदलेगा। सो दैट हैज टू बी अपडेटेड वेरी ऑफन। ठीक है। एंड जो आपने डिटरमाइन किया है कि ये रिक्वायरमेंट है, इसको अच्छे से रिव्यू करिए, स्टडी करिए। रिक्वायरमेंट को डिफाइन करने से पहले स्टडी करिए। ओके। यही जो है इस वाली क्लॉज में। सो द ऑर्गेनाइजेशन शैल कंडक्ट अ रिव्यू बिफोर कमिटिंग टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विस टू कस्टमर। कस्टमर को कमिट करने से पहले कि हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इस ऐसी होगी, अच्छे से जो है समझ लीजिए कि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं। और ये चीज़ रिव्यू करते में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। आपने कस्टमर को कोई रिक्वायरमेंट, उनकी जो रिक्वायरमेंट जो है स्पेसिफाई कर दिया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आपने स्पेसिफाई कर लिया, तो आप कमिट करने से पहले ये देख लो, ठीक है, कि आप जैसा कह रहे हैं वैसे डिलीवर कर सकते हैं या नहीं। मान लीजिए आपने डिलीवर कर भी दिया, डिलीवरी करने के बाद अगर प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी हो गई, क्या आप उसकी सर्विसिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप रिक्वायरमेंट को डिफाइन। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स नॉट स्टेटेड बाय द कस्टमर बट नेसेसरी फॉर द स्पेसिफाइड और इंटरनल यूज व्हेन नोन। कभी कभार ऐसे रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं जो कि कस्टमर से डिफाइंड नहीं होता है, गवर्नमेंट से डिफाइंड नहीं होता, बट आपको पता है एज ए टेक्निकल पर्सन ये रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करना ही करना है। ठीक है। उसको भी रिव्यू करिएगा अच्छे से, ऐसे रिक्वायरमेंट्स को भी रिव्यू करिएगा। फिर आप ये देखिए कि आपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किया है वो क्या है, उसको रिव्यू करिएगा। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स पूरा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये भी रिव्यू कर लीजिएगा। तो गवर्नमेंट तो कभी कभार जो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना देती है, क्या पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं गवर्नमेंट रेगुलेशन का उदाहरण बताता हूँ। आप लोगों ने तंबाकू, गुटखा या क्या कहते हैं सिगरेट, अगर आपने देखा होगा इनके पैकेट्स में ना, मार्केट में उतार सकते हैं इनके पैकेट में बहुत बड़ा सा गंदा सा जो एक फ़ोटो लगा रहता है, वो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। आप बेचना चाहते हो तो बेचो, बट गवर्नमेंट का रेगुलेशन ये है कि पैकेजिंग में बहुत क्लियरली जो है लिखा हुआ होना चाहिए कि इसको, इसकी सेवन करने से सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। ये रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए ही आप प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। आपको ये देखना है क्या हम इस गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर रिक्वायरमेंट डिफरिंग फ्रॉम दोज प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड। भाई अगर आप किसी बल्क पार्टी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट तय कर रहे हैं या उनसे ऑर्डर ले रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर में जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड होता है, मेंशन्ड होता है, क्या आप पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसको भी रिव्यू करिए। यानी कि कोई भी रिक्वायरमेंट को बिना रिव्यू किए आप उस पर अमल नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। देन
ये जितनी भी रिव्यू की प्रोसेस है, आपने रिव्यू कैसे किया, रिव्यू का रिजल्ट क्या आया, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब चीज़ों की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के बाद आती है चेंजेस टू रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, रिव्यू करने के बाद जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें जो है आपको चेंज भी करना पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट्स को चेंज भी करना पड़ सकता है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट। अब जाते हैं नेक्स्ट जो ऑपरेशन की जो क्लॉज है वो 8.3 विच इज डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देखिए आपने अभी इनपुट लिया कि रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, कैसे इनपुट लिया ये आपने देखा, कंज्यूमर से इनपुट आनी चाहिए, गवर्नमेंट इनपुट आनी चाहिए, तो इनपुट आएगी, तो उसके बेसिस में आपने रिक्वायरमेंट डिफाइन करनी है। अब रिक्वायरमेंट को रिव्यू कर लिया, अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये प्रोडक्ट होगी तो इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ये है, ये सर्विस होगी तो ये सर्विस की रिक्वायरमेंट ये है, ये तय हो गया। अब आपको उन रिक्वायरमेंट्स के आधार पर प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है डिज़ाइन और डेवलप करना, रिक्वायरमेंट को समझते हुए रिक्वायरमेंट के आधार पर अब प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है डिज़ाइन करेंगे। ओके, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, ये जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, इन डिटरमिनिंग द स्टेजेस इन कंट्रोल्स फॉर डिजाइन एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन शैल कंसिडर, जब आप किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन के स्टेजेस जो होते हैं और अलग अलग स्टेजेस के जो कंट्रोल्स होते हैं, उसको जब आप डिज़ाइन और डेवलप कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले द नेचर, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी। जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी है उसका नेचर क्या है, कितना टाइम लगेगा और कितना कॉम्प्लेक्स है, ये अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को करिए। द रिक्वायर्ड प्रोसेस स्टेजेस इंक्लूडिंग एप्लीकेबल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यूज़, क्या प्रोसेस स्टेजेस ज़रूरत है और उसमें डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की रिव्यू कितनी ज़रूरत है, वो उसकी समझ होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज़, आपने डिज़ाइन कर दिया, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एस्टैब्लिश कर दी, अब आपने जो डिज़ाइनिंग करी है डेवलपमेंट के लिए, वो उसके बाद जो बन के निकलेगी उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगा कि आपकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो है अच्छा हुआ है। देयर शुड बी वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं कि आपने डिज़ाइन करके छोड़ दिया तो जो है अच्छा ही बन के आएगा, ज़रूरी नहीं। तो देयर हैज़ टू बी अ वेरिफिकेशन प्रोसेस, देयर हैज़ टू बी वैलिडेशन प्रोसेस। ओके, अब ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है किसके जिम्मे में होगी, कौन जिम्मेदार होगा, किसके पावर में होगा, कौन बंदा ये करेगा, ये तय करिए। फिर ये तय करिए कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करने के लिए रिसोर्सेस यानी कि मैन पावर, मटेरियल, मनी, एनर्जी, मशीन किसकी ज़रूरत है, कहाँ से आएगी ये। देन द नीड टू कंट्रोल इन्फ्लुएंस बिटवीन पर्सन्स इन्वॉल्व इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, यानी कि लोगों के बीच में जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनके बीच में इंटरेक्शन, कंट्रोल इंटरफेसेस जो है कैसे बनेगी, क्या रिक्वायरमेंट है उसका, उसको डिफाइन कर लेना, को ध्यान में रखना। द नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड यूजर्स इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट।
भाई आपने कुछ डिज़ाइन कर दिया, कुछ डेवलप कर दिया अपने हिसाब से, आपने ये नहीं देखा कि आखिरकार उसको इस्तेमाल करने वाला जो ग्राहक है, क्या ग्राहकों की ज़रूरतों को आपने ध्यान में रखते हुए, उसकी यूजेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करी, तो जाहिर सी बात है उनकी इनपुट्स भी लेना ज़रूरी है। तो किस हद तक जो है कस्टमर्स को आप इन्वॉल्व करेंगे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में, कैसे इन्वॉल्व करें ये भी देखना। द रिक्वायरमेंट फॉर सब्सिक्वेंट प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आगे सब्सिक्वेंट मतलब इसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, इसके बाद डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बाद क्या क्या होगी वो भी ध्यान में रखना। द लेवल ऑफ कंट्रोल एक्सपेक्टेड फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस बाय कस्टमर्स एंड अदर रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज, कस्टमर हो या कोई तीसरा पार्टी हो जो कि एक एक्सपेक्टेशन रख के चल रहे हैं कि इतना लेवल ऑफ कंट्रोल होना चाहिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कंट्रोल का वो भी ध्यान में रखना होगा। लास्ट तो है ही हमेशा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन नीडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द डिज़ाइन एंड डेवलप रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, आपके पास प्रूफ, लिखित प्रूफ होनी चाहिए कि आपकी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, जो रिक्वायरमेंट डिफाइंड है उसको पूरा दे पा रहा है, इसकी एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की प्लानिंग करें। अब जाते हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की इनपुट्स। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें इनपुट्स किस किस चीज़ें की चाहिए, क्या क्या चाहिए। फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, एक डिज़ाइन बना रही हैं तो डिज़ाइन की फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, अगर मान लें एक बॉटल बन रहा है तो बॉटल किसके लिए बना रहे हैं आप, पानी का बॉटल बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए मान लें, तो पानी का बॉटल जो है किसके लिए बना रहा है, मान लीजिए एक एथलीट के लिए बना रहे हैं, तो वो बॉटल की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, एथलीट जो है कैसे हैंडल करेगा। मान लीजिए वर्कआउट करते करते जो एथलीट पानी पीना चाह रहा है, तो उसकी बॉटल की डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए, उसको बॉटल का मुंह जो है कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, उसके ढक्कन कैसी खुलनी चाहिए, यू नो फंक्शनैलिटी बहुत क्लियरली होना चाहिए। और फंक्शनैलिटी डिफाइन करने के बाद वो फंक्शनैलिटी कैसे काम आया, वाकई में परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, ओके, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनपुट्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंफॉर्मेशन डिवाइड फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्ट। कभी कभार ऐसा होता है ना, हमने कुछ डिज़ाइन बनाया, प्रोडक्ट बन गई, ठीक है, बट अच्छी प्रोडक्ट नहीं, मार्केट में आपने उतार दिया बट उसकी फीडबैक अच्छी नहीं आई। जो गलत फीडबैक आती है वो भी इंफॉर्मेशन है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ज़्यादातर हम जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं, इग्नोर करते हैं। जब आपके पास गलत फीडबैक आती है, वो गलत फीडबैक भी इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में कमी है। तो आइंदा जब वो प्रोडक्ट बनेगा आपको उस कमी को दूर करना है, तो वो कमी क्या है, ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो बनाए हुए डिज़ाइन में कमी जो है वो इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको नया प्रोडक्ट बनाना है, ओके। तो यही कह रहे हैं, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो है ही, गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स, ओके, उसको ध्यान में रखना है आपको। इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज कमिटेड टू कम्प्लीमेंट, स्टैंडर्ड्स और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस यानी कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन कुछ आपने कुछ वैल्यूज जोड़ दी। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपने मान लो ये पानी की बॉटल बना रहे हैं, ठीक है, आपने शपथ ली है एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि पैकेजिंग मटेरियल में हम पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। अच्छी बात है,
आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, आपने शपथ लिया, आपने एक स्टैंडर्ड बना लिया, आपके एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी बात है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए जो है डेवलपमेंट करना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसमें कि पॉलिथीन की पैकेजिंग की आवश्यकता ही नहीं। ऑलराइट, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाती है, ठीक है, फंक्शनैलिटी डिज़ाइन और डेवलपमेंट में फेल हो जाती है, उसका नतीजा क्या हो सकता है। ये जो ना कहाँ इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल औजार बना रहे हैं, बिजली से चलने वाला औजार बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग मशीन बना रहे है ना, वेल्डिंग मशीन जो है बिजली से चलता है। वेल्डिंग मशीन की डिज़ाइन में कहीं गड़बड़ हो गई, गलती हो गई, ठीक है, जो यूज़र है, जो लोहार है, जो वेल्डिंग मशीन को इस्तेमाल करता है, उसको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि आपके डिज़ाइन में कमी होने से किस किस्म को भी नुकसान, किस हद तक जो है नुकसान हो सकता है। सो यू हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू डिजाइन एंड डेवलप द इनपुट्स। डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंट्रोल्स, इनपुट तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनपुट्स आप डिफाइन करें, ये सब इनपुट होते हैं। कंट्रोल कैसे होता है और क्यों होता है? कोई भी कंपनी जो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट में कंट्रोल क्यों लगाती है? लगाने का रीजन ये है कि जो रिजल्ट निकल के आनी चाहिए डिजाइन से, डेवलपमेंट से, वो डिफाइंड हो, प्रॉपर डिफाइंड हो। रिव्यूज जो है जो कंडक्ट किया जाता है टू एवेल्युएट द एबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट टू मीट रिक्वायरमेंट। आपके प्रोडक्ट के डिजाइन होने के बाद उसकी रिव्यूज लेनी चाहिए, प्रोसेस की डिजाइन, वो प्रोडक्ट की डिजाइन के बारे में जो है डिस्कशन होना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस डिजाइन एंड डेवलपमेंट से जो हम रिजल्ट उम्मीद कर रहे हैं वो बन के आ रहा है या नहीं आ रहा। देन जो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो रिजल्ट आ रही है वो सही आ रही है नहीं आ रही, यानी कि कोई एक वेरिफिकेशन प्रोसीजर होना चाहिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट से जो बन के निकल रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए एक प्रोसीजर होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। प्रोडक्ट को वैलिडेट करने का जो है तरीका होना चाहिए। ऑलराइट, अगर आपने ये देखा कि कमी पेशी निकली है, अच्छे से बन के नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, एक्शन क्या होगा, वो भी तय होना चाहिए। फाइनली ये जितने भी आप चीज़ें तय कर रहे हैं ये भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन की जो है अहमियत बहुत ज़्यादा है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की आउटपुट बहुत सीधी सी बात है, इनपुट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियरली आउटपुट में दिखना चाहिए। दूसरी बात, आउटपुट जो है एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब आपकी प्रोसेस से जो आउटपुट बन के आया वो अगले प्रोसेस के मतलब का होना चाहिए। आपकी प्रोसेस से बन के कोई प्रोडक्ट निकल आई, आउटपुट निकल आई, आने वाली प्रोसेस में जो है कोई मतलब का नहीं है तो कोई फायदा थोड़ी ना। आउटपुट में क्वालिटी को मेजर करने का, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, रिक्वायरमेंट को नापने का, मेजर करने का तरीका होना चाहिए, क्राइटेरिया डिसाइड होना। ठीक है, और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आउटपुट में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की कैरेक्टर, जो कि उसकी
यूज़ को डिफाइन करता है। जिस भी काम के लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, उस प्रोडक्ट उस काम के लिए वो लायक है या नहीं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ऑलराइट, ये भी आप तय करके चलिए। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, इसमें ज़्यादा लंबा डिस्कशन में समझने वाली बात है। 8.4 में कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ओके, इसको देखता हूँ, ज़्यादा ना हो जाए आज, इट्स अ लॉन्ग कंपोनेंट, थिंक आई विल ब्रेक इट एंड टेक इट। आज मैं यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ। 8.4 को मैं आज टच नहीं कर रहा हूँ, आज यहाँ तक के लिए काफ़ी है। कल आई विल कंप्लीट द नेक्स्ट ऑफ क्लॉज 8। ठीक है, नहीं तो आपके लिए हेवी होता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।